ये कोई आम परवाज नहीं थी, ना ही ये आम सिफारती आमद थी। ये दरअसल एक ऐसा मंजर था जिसमें फजा भी बोझल थी, जमीन भी। जब ईरान का तैयारा नूर खान एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था तो वो सिर्फ एक वफ्द नहीं ला रहा था, वो अपने साथ एक पूरी कहानी ला रहा था। एक ऐसी कहानी जिसमें बारूद भी शामिल था, खून भी शामिल था और वो चेहरे भी जिन्होंने इस जंग की असल कीमत अदा की। जब तैयारे का दरवाजा खुला तो सबसे पहले जो चीज दुनिया ने देखी वो ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई रस्मी हाथ हिलाना, बल्कि एक तस्वीर थी। वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आई तो देखने वालों को एक लम्हे के लिए खामोश कर गई। वो तस्वीर शेयर करने वाले थे मोहम्मद बाकिर कालेबाफ, और उन्होंने उसे एक सादा जुमले के साथ पोस्ट किया कि इस परवाज में मेरे साथी। वो साथी कौन थे? असल कहानी उस तस्वीर के अंदर थी। जहाज की नशस्तों पर बच्चों की तस्वीर रखी हुई थी। हर तस्वीर एक स्कूल बैग के ऊपर रखी गई थी और साथ एक सफेद फूल था, जैसे कोई खामोश एहतजाज हो या शायद एक पैगाम जो अल्फाज के बगैर दिया गया हो। ये वो बच्चे थे जो 28 फरवरी के हमलों में मारे गए, वही हमले जिन्होंने इस पूरी जंग को एक नई समत दी। उसी तैयारे में अब्बास इराकची भी मौजूद थे और उन्होंने भी उसी मंजर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। और ये महज एक जज्बाती लम्हा नहीं था, एक सिफारती इशारा था। यानी ईरान इस मेज पर सिर्फ मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठ रहा, बल्कि वो इस मेज पर अपने जख्म भी साथ ला रहा है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, यहां एक और पहलू भी है जो इस पूरी तस्वीर को मजीद अफसरदा बनाता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस तैयारे का नाम मेनाब 168 रखा गया था। एक ऐसा नाम जो खुद एक वाकई की याद है। जनूबी ईरान के शहर मेनाब में एक स्कूल पे हमला जिसमें 168 बच्चे जो थे वो शहीद हुए। यानी ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, एक यादगार थी, एक मुतहर्रिक यादगार जो इस्लामाबाद पहुंची। अब अगर इस मंजर को थोड़ा पीछे ले जाएं तो एक और दिलचस्प हकीकत सामने आती है। आम हालात में ईरानी सरकारी तैयारे तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से उड़ते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार परवाज जो थी ये शिमाली शहर गरगान से भरी गई। वजह, तेहरान का हवाई अड्डा जंग के दौरान कई बार निशाना बन चुका था। यानी सिर्फ जमीन ही नहीं, रास्ते भी बदल चुके थे और यह सफर भी सीधा नहीं था। ये तैयारे अफगानिस्तान की फजाई हुदूद से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे। हर मोड़, हर रास्ता, हर समत इस बात की निशानदही कर रही थी कि यह सिर्फ जोग्राफिया नहीं बदल रहा, यह हालात का दबाव है जो रास्ते बदलवा रहा है। लेकिन असल मंजर जमीन पर नहीं, स्क्रीन पे भी चल रहा था। हजारों लोग उस वक्त इन तैयारों को लाइव ट्रैक कर रहे थे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स पे ये परवाजें टॉप ट्रेंड बन चुकी थी। अमूमी तौर के ऊपर किसी भी फ्लाइट को ट्रैक करना जो है वो चंद अफराद करते हैं, क्योंकि हजारों फ्लाइट्स जो हैं वो आसमान के ऊपर होती हैं, तो चंद अफराद उसको ट्रैक करते हैं। और ट्रैक करने का तरीका कार क्या है कि 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग या किसी का जानने वाला उस फ्लाइट के अंदर मौजूद है तो वो ट्रैक कर रहा होगा। अमूमी तौर पर फ्लाइट्स को ट्रैक इतना ज्यादा नहीं किया जाता, लेकिन यहां पे चंद लम्हों की अपडेट दी जा रही थी कि तैयारे कहां पहुंचे। ये एक अजीब लम्हा था जहां जंग, सिफारतकारी और टेक्नोलॉजी एक ही लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। और फिर यही मंजर दूसरी तरफ भी दोहराया गया। जब जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान की तरफ बढ़ा तो वो भी इसी तरह दुनिया की नजरों में था। उसके साथ आने वाले वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे नाम शामिल थे। और ये सिर्फ अफराद नहीं है, बल्कि अमरीकी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी। अमरीकी तैयारों का सफर भी एक सीधी लकीर नहीं था। रीफ्यूलिंग के लिए पेरिस में लैंडिंग की, फिर वस्ती एशिया के रास्तों से गुजरते हुए वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। और हर मरहला इस बात का सबूत था कि यह सफर बहुत हसास है। और जैसे जैसे तैयारे पाकिस्तान के करीब आते गए, उन्हें ट्रैक करने वालों की तादाद जो है बढ़ती गई। हजारों से बढ़ के फिर दसियों हजार तक ये तादाद गई है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि दुनिया जानती थी कि ये कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली। ये वो लम्हा है जहां 40 दिन की जंग, हजारों मिसाइल, बेशुमार बयानात अब एक मेज पे आकर रुकने वाले। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होगी, ये दरअसल निस्फ सदी की खामोशी का टूटना होगा, 47 साल का। अगर इस्लामाबाद की किसी इमारत के अंदर किसी मेज के करीब जेडी वेंस और मोहम्मद बाकिर कालेबाफ एक ही फ्रेम में नजर आ गए तो ये लम्हा कैमरे में कैद होने से पहले तारीख में लिखा जा चुका होगा। ये वो दो चेहरे होंगे जो सिर्फ अपने मुमालिक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो दो कहानियों के वारिस होंगे जो 1979 से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। ईरानी इनकलाब 1979 के बाद जो दरवाजा बंद हुआ था वो सिर्फ सिफारतकारी का नहीं था, वो एतमाद, ताल्लुक और राबिते का दरवाजा था। उसके बाद दहाइयों तक जो कुछ हुआ वो या तो खुफिया पैगामात थे या फिर खुली दुश्मनी थी।
आज अगर ये दोनों एक कमरे में आते हैं तो वो सिर्फ मौजूदा जंग के दबाव में नहीं आ रहे, वो अपने माजी के बोझ के साथ भी आ रहे हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को करीब से देखा हो। 2015 में जॉन केरी और मोहम्मद जवाद जरीफ ने वियना के अंदर हाथ मिलाया था। वो लम्हा भी गैर मामूली था, लेकिन उसमें एक फर्क था। उस वक्त माहौल निस्बतन कंट्रोल में था, जंग नहीं चल रही थी, मिसाइल नहीं गिर रहे थे, दोनों फरीक एक मुआहिदे के करीब आ रहे थे। फिर जब ओमान की सूरत हाल हुई तब भी ये सब कुछ नहीं हुआ था। हाँ, 12 रोजा जंग तो हुई थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ था कि अरब ममालिक को भी भुगतना पड़ा हो और डिफेंस सिस्टम जो है वो सारे का सारा मलिया मेट कर दिया गया हो, इजराइल इस हद तक दबाव में आया हो या अमेरिका का इस हद तक नुकसान हुआ हो। आज की सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है। ये मुलाकात अगर होती है तो ये एक ऐसे वक्त में होगी जब सिर्फ चंद दिन पहले मिसाइल गिरे, जब एक दूसरे पर हमले हुए, जब बयानात में सख्ती रही है, जब एतमाद की सतह तकरीबन सिफर रही है। यानी ये सिर्फ एक सिफारती कदम नहीं है, ये खतरा भी है, क्योंकि ऐसे माहौल में एक छोटी सी गलती भी बड़े तसादुम में बदलती है। फिर यह भी हकीकत है कि शायद वो मुस्कुराएं भी ना, शायद हाथ भी ना मिलाएं, शायद सिर्फ बैठकर बात करें, वो भी महदूद वक्त के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद असल पैगाम यह होगा कि दोनों फरीक इस हद तक आ चुके हैं जहां बातचीत जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। यहां एक और अहम चीज भी है और वो है मुज़ाकरात का अंदाज। अमेरिका इस बार एक मुख्तलिफ टीम के साथ आया। स्टीव विटकॉफ मौजूद थे, जेरेड कुशनर मौजूद थे पिछली मुलाकातों में। स्टीव विटकॉफ रिवायती सिफारतकार नहीं है, कारोबारी पस मंजर रखते हैं। जेरेड कुशनर जो पहले मशरक़ वस्ता के मामलात में किरदार अदा कर चुके हैं, उनका अंदाज सीधा, तेज और कभी कभी गैर रिवायती होता है, जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप। ये मुआहिदे को एक डील के तौर पे देखते हैं जहां फायदा और नुकसान का फौरी तौर पे हिसाब लगाया जाता है। इसके बरक्स ईरान का अंदाज मुख्तलिफ है। वो हर जुमले को तोल कर बोलेगा, हर नुक्ते को दस्तावेज में बदलेगा, हर कदम को एक तवील हिकमत अमली के तहत रखेगा। यही वजह है कि ईरान बराह रास्त बातचीत से हिचकिचाता है और सालिस के जरिए बात करना ज्यादा महफूज समझता है। ये दोनों अंदाज जब एक ही मेज पर आएंगे तो अक्सर तसादुम भी हो सकता है या फिर गलत फहमियां भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि एक फरीक जल्दी में है, दूसरा एहतियात में। इसलिए यह भी वाज़ेह है कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के अंदर किसी बड़े अमन मुआहिदे का इम्कान जो है वो हो सकता है कम हो, दायरा कार कम हो, लेकिन अभी ड्राफ्ट उसका तय पा जाएगा और फिर उसके ऊपर अमल दरामद जो है मुस्तकबिल में हो सकता है। ये जंगबंदी जो है इसकी बुनियाद के ऊपर भी कुछ लोगों को इख्तलाफ है, जिसकी खिलाफ वर्जियाँ हुई, लबनान के ऊपर हमला किया गया और जिसके हर नुक्ते पर दोनों फरीक मुख्तलिफ तशरीहात पेश कर रहे हैं। लबनान का जो मसला है, जहां इसराइल की कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं और वो जारी रखना चाहता है और ईरान इसे जंगबंदी का लाजमी हिस्सा समझता है। ये वो असल नुक्ता है जहां मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जो है उसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है दोनों वफूद की। ये जब नहीं पहुंचे थे तो जो थर्ड टियर मौजूद थी अमेरिका की और ईरान की, उनके दरमियान जो थी वो बातचीत हो रही थी। अगर हम इस पूरे मंजर को थोड़ा और वसी जाविये से देखें तो एक और हकीकत सामने आती है, वो है ताकत का बदलता हुआ तवाज़ुन। ईरान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा जो दिफा कर रहा हो, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम, अपने इत्तेहादी नेटवर्क्स और ख़ास तौर पे आबनाए हरमुज़ पर असर और रसूख की वजह से एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वो लम्हा है जहां से दुनिया की बड़ी तेल की सप्लाई गुजरने के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है और यही ईरान का सबसे बड़ा दबाव का हथियार है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो इस जंग को सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सियासी और मुआशी जाविये से भी इस वक्त देख रहा है। ट्रंप का यह कहना है कि 6 हफ्तों में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है, यह सिर्फ एक बयान नहीं है, एक हिकमत अमली का हिस्सा है। वो इस तासुर को कायम करना चाहते हैं कि अमेरिका ने अपने अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए हैं। और इस ज़मन के अंदर उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि ट्रंप जो है वो जंग बंदी चाहता है, ट्रंप के अहदाफ मुकम्मल नहीं हुए। तो ट्रंप ने जवाबन ये कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैंने जितने अहदाफ थे वो तमाम हासिल कर लिए हैं। ईरान के अंदर भी सूरत हाल सादा नहीं है। एक तरफ नई क़यादत है जिसमें मुज्तबा खामनाई का किरदार ज़ेर बहस है, दूसरी तरफ पासदाराने इनकलाब जैसे ताकतवर इदारे हैं जो फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। अंदरूनी दबाव, मुआशी मुश्किलात, अवामी तवक्कुआत, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। और इसी मकाम के ऊपर बहादुराना लचक का तस्वुर दोबारा सामने आता है, वही तस्वुर जो एक दिहाई पहले अपनाया गया था कि जब हालात ने ईरान को मुज़ाकरात की तरफ धकेला था। आज भी हालात मुख्तलिफ नहीं बल्कि शायद ज्यादा सख्त है। और अगर ये मुलाकात के बाद तस्वीर ली जाती है तो ये किसी मुआहिदे का ऐलान नहीं होगी, ना ही दुश्मनी का खात्मा, लेकिन ये एक इशारा होगा कि दोनों फरीक इस हद तक आ चुके हैं जहां जंग को मुकम्मल तौर पर फैलने से रोकने के लिए बातचीत जरूरी हो चुकी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू हो, क्योंकि तारीख हमेशा बड़े मुआहिदों से नहीं बदलती, कभी कभी वो एक खामोश तस्वीर से भी बदल जाती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें दो दुश्मन एक ही फ्रेम में खड़े हों और दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दें कि शायद, बस शायद रास्ता अभी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।